हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टडी कर रहे होंगे आप, पुराने वीडियो आप देख रहे होंगे। तो वीडियो 9 मैं लेके आया हूँ और इसमें 12th का मैंने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो है लास्ट टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस किया है। और इसके बाद आपके इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। सारे वीडियोस आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। लगभग हर ईयर इसको पूछा गया है। तो जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तब से तो ये हमेशा आ रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस की आप डीपली स्टडी करिए और आपको ये 6 मार्क्स बोर्ड में दिलाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर हमने डिस्कशन किया है। कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर हमने डिस्कशन किया है। पुराने वीडियोस अगर आपने डीपली देखे होंगे तो इसको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो जो इंट्रोड्यूस कराएंगे B10, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। और उसमें MCQ के हम क्वेश्चंस करेंगे। आपने कितनी स्टडी की है इस बारे में आपका सेल्फ इवेल्युएशन भी होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि आपने स्टडी कैसे की है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स ईच है, उसमें उन क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। पूरे टॉपिक में से वो क्वेश्चंस सिलेक्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ को आप सॉल्व करेंगे। और उसके स्पीड और एक्यूरेसी पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। और स्पीड और एक्यूरेसी कैसे रखें वो नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके इस टॉपिक का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का लास्ट टॉपिक है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक से रिलेटेड 99% एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। 90 to 99% बोर्ड में आता है क्वेश्चन। शायद ही किसी ईयर ये मिस होता हो, वरना हर साल ही लगभग इससे क्वेश्चन आता है। ये या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या तो दोनों आ जाते हैं और में आ जाते हैं, या फिर ये किसी सेट में ये आ जाता है, किसी सेट में वो एलिमेंट्री का है। दोनों ही से हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते थे। और यहाँ भी हमने ए इन्वर्स पुराने वीडियो में निकालना सीख लिया है। अब हम आते हैं कि हमें अगर 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं 3 वेरिएबल की, तो उनकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। यानी कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो पूरा टॉपिक हमने स्टडी किया था, तो वो हमने स्टडी क्यों किया, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फाइनली हम वहाँ आ गए हैं कि हम इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने 2 वेरिएबल की आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। उनसे आपने यूनिक सोल्यूशन निकाला था, नो सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन निकाला था। बस यहाँ पर 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई हैं। 2 वेरिएबल की भी आपके सिलेबस में है, 3 वाले भी हैं। तो आपका 3 वाले का क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड में आता है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसके पूरे प्रोसेस है, अब हम पॉइंट वाइज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए लिखा है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो एग्ज़ाम में लिख के आता है कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना बाय मैट्रिक्स मेथड है। अगर नहीं लिखा है तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। यानी मेथड का मतलब है कि ए इन्वर्स निकालने का तरीका, चाहे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालें या हम मैट्रिक्स मेथड से निकालें, हमें ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा अगर उसमें ये नहीं लिखा है कि मैट्रिक्स मेथड से आपको निकालना है। कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे जो उस पर लिखा हुआ है। तो जनरली इसी पर आता है कि सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए मैंने 3 लीनियर इक्वेशन यहाँ कंसीडर की। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली। ऐसे मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अभी आप इसको ग्रीन वाली लाइन को ना देखें, ये मान के चले ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी जनरल फॉर्म में, ये सेकेंड है, ये हमारी थर्ड है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इस पूरे जो इक्वेशंस दी हुई हैं हमें 3 वेरिएबल की हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 इक्वेशन दी हुई हैं। तो उन तीनों इक्वेशन को अब हमें लिखना कैसे है। ये तीनों इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, देख लीजिए एक बार। अब हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं
ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कैपिटल लिखना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, अभी हम डिफाइन करते हैं। और फिर अगर हमने इसको डिफाइन कर लिया तो हम क्या करेंगे, ए को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये इन्वर्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हमें इसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। बाकी हम देखते हैं ए और कैपिटल एक्स और बी क्या है। ए हमारा क्या है, ए जो है हमारा वो जो 3 क्वेश्चंस आपको दी हुई हैं, अब 3 क्वेश्चन से मैंने बॉक्स बना दिए ग्रीन पेन से, यानी ये जो कहलाते हैं कोफिशिएंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ऑल 3 इक्वेशंस, कोफिशिएंट ऑफ वाई इन ऑल 3 इक्वेशंस, कोफिशिएंट ऑफ जेड ऑल 3 इक्वेशंस। इनको हम कहेंगे कि अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल A1, ये देखिए A1 A2 A3 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, A1 A2 A3, यहाँ से ले लिया हमने B1 B2 B3, तो यहाँ मैंने लिख दिया B1 B2 B3, और यहाँ मैंने ले लिया C1 C2 C3, तो यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया C1 C2 C3। यानी कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे उनसे रिलेटेड जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा कैपिटल ए कहलाएगी। तो एक्स वाई जेड के आप देख लीजिए जो भी कोफिशिएंट्स हैं, जो भी मल्टीपल्स हैं, उनसे रिलेटेड जो मैट्रिक्स होगी, उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी कैपिटल ए कहलाएगी। वेयर कैपिटल ए इज़ अ मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। तीनों इक्वेशन में एक्स एंड वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे जो मैट्रिक्स बनाई जाती है वही हमारा कैपिटल ए है। तो मैंने ये बना दिया, इसी फॉर्म में लिखे रह दिए, ये आपकी C1, ये C2, ये C3। जब भी आप इक्वेशन दें तो आप एक के नीचे एक लिख लीजिए, उससे हमें आसानी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैपिटल ए क्लियर हो गया। अब कैपिटल बी क्या होता है, कैपिटल बी जो है इक्वेशन में जो इक्वल टू दिया होता है, कोफिशिएंट्स दिए जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म दी होती हैं, कोफिशिएंट के अलावा कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में जो लिखी होती हैं कांस्टेंट टर्म, जिनमें ना एक्स ना वाई ना जेड होता है, वो हमारे D1 D2 D3 से रिप्रेजेंट किया, उनको हम बी मैट्रिक्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, बी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये तो हमारी जो है स्क्वायर फॉर्म में होगी। अगर 3 वेरिएबल्स है 3 × 3, और ये हमारी होती है 3 × 1 की, ये हमेशा 3 × 1 की ही रहेगी। इसमें 3 रो 1 कॉलम रहेगा। क्लियर। अब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। इनसे रिलेटेड एक मैट्रिक्स 3 × 1 ऑर्डर का जो हम बनाएंगे वो कैपिटल एक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया, कैपिटल एक्स डिफाइन हो गया, कैपिटल ए डिफाइन हो गया, बी डिफाइन हो गया। अब आते हैं कि आगे क्या सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद ए इन्वर्स ही निकालना है। और ए इन्वर्स हम पीछे आपको बता चुके हैं कि ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/mod ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये पुराने वीडियो में अपने पिछले वाले B8 में आपने देखा होगा कि ये एक फार्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का। हालांकि ए इन्वर्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं। अगर मैट्रिक्स मेथड नहीं दिया हुआ है उसमें तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इससे निकालेंगे, वहाँ हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से तो सीख लिया था, अब यहाँ से निकालेंगे। ये थोड़ा इजी रहता है कंपैरेटिवली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो हमने ए इन्वर्स निकाला 1/ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ए इन्वर्स यहाँ तभी एग्जिस्ट करेगा जब मॉड ए यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, हम उन्हीं मैट्रिसेस का जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं जब ये कंडीशन होल्ड करे। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, जो इक्वल टू 0 होते हैं वो सिंगुलर कहलाते हैं, और जो इक्वल टू 0 नहीं होते हैं नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर ही ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये बातें याद रखिए। नॉन सिंगुलर होगा तभी ए इन्वर्स निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालेंगे, और ए इन्वर्स निकालने में सबसे पहला काम है कि हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालें। सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालें। अब देखिए, हमने ए इन्वर्स निकालने के लिए ये मैंने चार्ट बनाया है, इससे आसानी से आप समझ लेंगे पूरे टॉपिक को।
ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। डिटरमिनेंट वैल्यू आप पुराने वीडियो में आपको मालूम है कैसे निकाली जाती है, हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। अब डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 0 के इक्वल आएगी या 0 के इक्वल नहीं आएगी, दो ही चीज़ें हो सकती है, तो 0 के इक्वल आएगी या 0 के इक्वल नहीं आएगी। अब हम देखिए 1 बाई 1 इस पर डिस्कस करते हैं। हमने मान लिया वो 0 के इक्वल नहीं आए। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो समझ लीजिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हम उस प्रॉब्लम का इन्वर्स निकाल सकते हैं। यानी कि वो मैट्रिक्स जो ए है वो इन्वर्टिबल है, उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर क्लियर। तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आई तो हम कहेंगे इट्स हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इसमें x की भी एक वैल्यू निकलेगी, y की भी एक वैल्यू निकलेगी और z की भी एक वैल्यू निकलेगी। तो x y z की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन निकलता है तो हमेशा वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाता है। आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि लाइंस अगर एक या तो लाइन जो है एक पॉइंट पे कट करेंगे या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे कट करेंगे या कट नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है, जब कट नहीं करती तो नो सोल्यूशन, कट करती हैं तो सोल्यूशन होता है, चाहे वो एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली हो। तो कंसिस्टेंट कहते हैं, जब भी सोल्यूशन मिलेगा हमें कंसिस्टेंट कहेंगे उनको। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। अब आता है कि ऐसा ना हो कि अगर 0 के इक्वल आ गया, भाई ऐसा हुआ कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 के इक्वल आ गया, तो आप उसमें लिख सकते हैं ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपसे यह पूछ सकता है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम इसके लिए इसके आगे का वर्क यूनिक सोल्यूशन पे ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन अगर क्वेश्चन आ गया तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। अगर वो पूछ ले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये भी एक कंसिस्टेंट देता है। अगर वो 0 के इक्वल आ गए डिटरमिनेंट वैल्यू, तो एक तो बात निश्चित हो गई कि ए इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो क्या होगा, हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे चेक करें। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपको मालूम है ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर का। कोफैक्टर का ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट्स निकालेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी के साथ। बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कहाँ से आता है, कांस्टेंट टर्म से आता है। अगर एडजॉइंट ए और बी जो उनका जो मल्टीप्लाई है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, यानी कि नल मैट्रिक्स नहीं आया, ध्यान रखना नहीं आया, तो यह नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन होता है तो क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो आप यहाँ तक निकालने के बाद अगर वो 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है, तो पहला केस हमने लिया वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे वो ये इनकंसिस्टेंट है। फिर है सेकंड पार्ट, अगर वो 0 के इक्वल आ गया इनका प्रोडक्ट, एडजॉइंट ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर 0 आ गया, तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन फिर खुल जाएंगे, या तो वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। उस कंडीशन में हम कहेंगे या तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखेगा या नो सोल्यूशन करेगा, यानी कि एक तो नो सोल्यूशन यहाँ हो गया, ये एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। अब नो सोल्यूशन इस कंडीशन में भी आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, दो पार्ट मिलके आते हैं, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी इसके अंदर हो सकता है या नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे कि इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। दिस इज़ कंसिस्टेंट और दिस इज़ इनकंसिस्टेंट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, हालांकि आगे और भी इसको किया जा सकता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही पूछा जाएगा, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये दोनों रूल को फॉलो कर सकता है, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इसका प्रोसेस आगे है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इतना हम दिखा सकते हैं। हालांकि कुछ आप राइटर देखेंगे या कुछ बुक्स में हो सकता है कभी कभी ये दे दिया जाता है कि इसको उन्होंने इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बोल के कंसिस्टेंट लिख दिया है, ठीक है। तो हो सकता है भाई मिस्टेक ये हो गया होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी में अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो उन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट भी है और इनकंसिस्टेंट भी है। तो हमने ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
कि हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो हमें ये कंडीशन इधर जाना पड़ेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और 0 नहीं आई तो हम क्या कहेंगे, हु इट्स हैव यूनिक सोल्यूशन। मोस्टली क्वेश्चन इसी पर आता है। मॉड ए यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर है तभी इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, एक बार इसको देख लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर क्या होता है, ऐसा एक मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो, सिंगुलर कहलाता है। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस चीज़ को जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इससे आपकी मोस्टली प्रॉब्लम जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा। लिख के आएगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो कभी कभी तो ये लैंग्वेज फॉर्म में आ जाता है, कभी विदाउट लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे ही आ जाता है। तो देखिए 3 इक्वेशंस दिए, ये एनसीईआरटी का 28 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 28 एनसीईआरटी। तो यहाँ लिखा है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ये 3 इक्वेशन जो हैं हमने यहाँ पर लिखी हैं। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि x के नीचे सब x ही आना चाहिए, y के नीचे y, z के नीचे z और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ फिर हमने सोल्यूशन में क्या लिखा, कैपिटल A x इज इक्वल टू बी, कैपिटल A इंटू एक्स, ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स को कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा स्मॉल में ना लिखें आप। और फिर x इज इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स B। पहले तो आप इनको डिफाइन करिए, जब ये डिफाइन हो जाए तब आप A इनवर्स निकालिए। तो मैंने क्या करा, देखिए x के सारे कोफिशिएंट 3 2 4 मैंने लिख दिया 3 2 4, y के कोफिशिएंट -2, ये 1 मान लीजिए, कुछ नहीं दिया है तो 1, -2 1 3 -3 -2 1 -3, और थर्ड है 3 -1 2 3 -1 2, कांस्टेंट है 8 1 4 तो भी है 8 1 4। x जो है हमारे वेरिएबल लेते हैं x y z। कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जाता है कि मैं आपको बता दूँ 3/x प्लस 4/y प्लस 7/z, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन दिए हैं तब हमारे ये पर 1/x हो जाता है। ठीक है, अगर ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिए हैं वेयर x y z कैन नॉट इक्वल टू 0 तो हम यहाँ पर इसमें 1/x 1/y और 1/z कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया है, लिखा ऐसे ही जाएगा इसके नीचे 1/x 1/y 1/z। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास x y z नोमरेटर में है तो हमने ये ऐसे ही लिख दिया। तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने पहले कि चेक करिए कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या कह रही है। हमने यहाँ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाली, ये आपको निकालना है, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। ये मैट्रिक्स है, अब मान लीजिए जैसे इसमें लिखा ये डिटरमिनेंट बन गई तो 3 को हाइड करिए, 2 1 जा 2, माइनस एक माइनस यहाँ आएगा और एक माइनस, इन दोनों से ये प्लस हो जाएगा तो फाइनली ये माइनस, तो फाइनली माइनस हो गया तो ये क्या हो गया 2 -3। ऐसे इसको डिटरमिनेंट वैल्यू आपको निकालना बहुत सिखाया है तो आप सीख सकते हैं। तो ये हो गया 2 2 2 ज़ा 4, ये आया 2, माइनस माइनस हो गया 4, ये हो गया 2, इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कर दिया, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4, तो 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया, +3 -6 -4, इसको सॉल्व कर लिया, ये आया -17। और -17 0 नहीं होता है तो इट्स हैव यूनिक सोल्यूशन, दिस इज नॉन सिंगुलर। क्लियर, ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखिए ए इनवर्स, अब इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम फार्मूला क्या होता है, वी नो डेट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ए। और आपको ये ऊपर क्लियर हो गया कि ये डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी 0 नहीं है। इसके बाद हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स इससे पुराने वीडियो में आपको मैंने निकालना सिखाया है।
A11 -1 की पावर 1 + 1 और इसको हाइड करिए। 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 3 है। इसको हाइड करिए और इसको हाइड कर दीजिए। तो 1 × 2 2 और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और आता है -3 2 -3। तो हमेशा ध्यान रखिए A11 और A12 A13 में यही पेयर आते, प्लस माइनस आप इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए। ठीक है, A11 A12 A13 वही आते हैं ऊपर में, जैसे ये हैं, बस प्लस -1 इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए आप। ठीक है, -1 की पावर अगर इवन आता है तो प्लस आएगा और ऑड आता है तो माइनस आएगा, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। ऐसे A21 हम निकाल लेंगे, A22 निकाल देंगे, A23 निकाल लेंगे, A31 निकाल लेंगे, A32 निकाल लेंगे, A33 निकाल लेंगे। आपने ये निकालना पहले सीख लिया है। अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम है तो पुराने वाले वीडियो देखिए, वॉल्यूम 8 की स्टडी करिए, वॉल्यूम 8 वॉल्यूम 7 इनकी स्टडी करिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको कैसे निकाला है। तो बहरहाल आप कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, प्रैक्टिस करिए इनकी। सारे कोफैक्टर्स आ गए तो हम फिर क्या करेंगे? एडजॉइंट क्या कहलाता है? सारे कोफैक्टर को याद रखिएगा। हमें पोजीशन पे अगर आप ट्रांसपोज निकालना है तो इनको इसी फॉर्म में लिखें, A11 A12 A13। कुछ राइटर्स या कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि हम ट्रांसपोज वो पढ़ते ऐसे हैं, लिख ऐसे लेते हैं। पढ़ते वर्टिकली हैं और हॉरिजेंटली लिख देते हैं, हॉरिजेंटली पढ़ते हैं तो वर्टिकली लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट नहीं किया, आप भी डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें वरना गड़बड़ हो सकती है। तो आपने A11 लिखा, A12 लिखा, A13 लिखा, A21 लिखा, A22 लिखा, A23 लिखा, A31 A32 A33 लिखा और इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कर दिया तो ट्रांसपोज करने के बाद रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। -1 -5 -1, तो देखिए ये C1 था, अब बन गया R1। तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में ट्रांसफ़र करते हैं तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट कहलाता है। तो यहाँ हमने एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया और यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A निकाल ली। ऊपर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A निकाली, ये -17 आया है तो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो A इनवर्स हो गया हमारा 1/-17 और ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। आप इसमें से माइनस कॉमन करके यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं। जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, या आप ऐसे ही रहने दें, जैसा चाहे वैसा कर लीजिए। अगर माइनस कॉमन लेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो पूरी डिटर्मिनेंट वो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन आती है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो पूरी ही मैट्रिक्स से ही कॉमन आती है, सारे एलिमेंट्स के साइन बदल जाते हैं। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको एज इट इज़ रखा है, कॉमन नहीं लिया है, लेकिन मैंने आपके लिए बता दिया कि आप इसको कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, x = A इनवर्स B। अब x कैसे डिफाइन था? x ये वेरिएबल्स है, x/z = -1/17 और ये हो गया -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 और ये हो गया 814। तो ये आ गया आपका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है। इसको ऐसे करिए, -1 × 8 -5 × 1 -1 × 4। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सेकंड को कर लीजिए, ऐसे ही थर्ड को कर लीजिए। हमारे पास ये आ गया -1/17 -17 -34 -51। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास ये आ गया ये x = 1 2 3। तो कंपेयर कर लीजिए, x = 1 y = 2 z = 3। अगर यहाँ पर 1/x होता तो 1/x = 1 आ जाता, तो x = 1 आ जाता। 1/y = 2 आ जाता तो y = 1/2 आ जाता। 1/z होता तो 1/z = 3 आता तो z = 1/3 होता। लेकिन यहाँ पर नहीं थे हमारे क्वेश्चन में x y z, सिंपली आप इसे कंपेयर कर लीजिए। x1 y2 z3 मैंने यहाँ लिख दिया है, यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको लगता है कि यह हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप अपने को चेक कर सकते हैं, रफ पे भी चेक कर सकते हैं या शॉर्ट में मार्जिन बना के भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करना हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो आप
अपने संतुष्टि के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि आपको ये हो जाए कंफर्म कि हमने जो वर्क किया है वो ठीक है, जो रिजल्ट निकाला है वो ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन ले ली है 3x - 2y + 3z = 8। यहाँ पर x y z की मैंने वैल्यू लगाई लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड मुझे 8 मिल गया। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर ठीक है। तो ये देख लीजिए, क्लियर। कभी कभी जो है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए वो क्वेश्चन में खुद भी दे देते हैं, आपको इक्वेशन देखकर ज़रूरत नहीं है निकालने की, वो खुद भी दे देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। एक हमने एग्जाम्पल 33 एनसीईआरटी का है, ये थोड़ा सा अलग केस का है, स्पेशल केस का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। इस पर आप डिस्कस करते हैं कि कह रहे हैं कि यूज़ प्रोडक्ट, यानी कि ये दो मैट्रिसेस दिए हैं और कहते हैं इनका प्रोडक्ट यूज़ करिए। फिर कहते हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस दिस। फिर कहते हैं कि आप इनको सॉल्व करिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनको आप सॉल्व करिए। तो ये दोनों आप अगर दिए हैं तो आप अभी इन दोनों को ना देखें, इस इक्वेशन को देखिए, इनको एक के नीचे एक लिखिए और इनसे वही चीज़ निकालिए। क्या निकालें? ax = b। ax = b निकालें तो देखिए अब क्या है, ax = b निकालेंगे, आप यही तो करेंगे, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। फिर आप सोचेंगे कि ये दोनों क्यों दिए हैं। तो सबसे पहले ax = b को ना निकाल के आप ये चीज़ निकालिए, a को निकालिए, a भी निकाल लेंगे आप, x भी निकाल लेंगे और b भी निकाल लेंगे। इस फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले मैंने a लिखा। अब अगर आप a लिखोगे, ध्यान से देखिए, अगर आप a लिखोगे, a में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट नहीं है तो आप इसके आगे लिख लीजिए 0x+ लगा के। क्या लिख लीजिए? 0x+ लगा के। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया 0। ठीक है, क्लियर। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। क्लियर। ऐसी y का कोफिशिएंट देखिए, दिस इज -1, यहाँ दिए 2 और ये है हमारा -2, और z का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ -3 और यहाँ पर है 4। ये हमने a लिख लिया। अब इसको दोनों में से देखो, क्या इनमें से कोई एक ये दिख रहा है? देखिए, ये कोई दिख रहा है? देखिए फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये वही है जो हमने यहाँ a निकाला है, ये वही है जो हमने यहाँ a निकाला है। तो इस टाइप के अगर वो कहेगा कि दो का प्रोडक्ट निकालिए, दो का प्रोडक्ट का यूज़ करिए, तो उनमें से कोई एक a होगा, उनमें से कोई एक a होगा। तो देखिए मैंने a को लगाया और मुझे यही मिल गया, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा a है। ठीक है, ठीक है। अब ये a है तो ये क्या है? तो ये क्या है? ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से b हटा दिया, वर्ड a मुझे मिल गया, मैं यहाँ c लिख लेता हूँ, कैपिटल C। मैंने इसको मान लिया ये मेरा b है, कैपिटल B। ये वो b नहीं है जो यहाँ से निकलेगा कांस्टेंट से, यह अलग b है, दूसरी भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए, सुनना ध्यान से, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो वो एक दूसरे के इन्वर्टिबल कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? वो एक दूसरे के इन्वर्टिबल कहलाएंगे। तो b क्या बन जाएगा यहाँ पर? a इनवर्स बन जाएगा। ध्यान देना, a तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो a तो हमें दिया हुआ था, तो b एक्चुअल में क्या होगा? a इनवर्स होगा। क्लियर, a इनवर्स होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट आप इन दोनों को लिखिए और इस तरीके से प्रोडक्ट निकालना आपको आता ही है।
सीख लिया। अपने प्रोडक्ट निकालना, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट किया है। प्रोडक्ट निकालने पर मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए। यहाँ पर जैसे 8 आ गया तो यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। उस कंडीशन में आप उसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से कॉमन निकालेंगे तो सारे से बाहर आ जाएगा। तो अगर 8 है तो फिर 8 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर मेरे पास 1 ही आया है तो मेरा डायरेक्ट आई आ गया। अगर यहाँ पर 5 5 5 आ जाए तो उसे भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये मत कहिएगा कि वो आइडेंटिटी नहीं बनी, उसमें से 5 को बाहर निकाल लीजिए, रिमेनिंग वो आइडेंटिटी बन जाएगी। क्लियर? क्लियर? तो जो भी इन्वर्स होगा उसके साथ वो 5, जो भी आ गया आपका 5, वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा आई आ गया। अब मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट आई मिल गया तो मैं ये कहूँगा ये मेरा बी एक्चुअल में क्या है, ए इनवर्स है। बी एक्चुअल में क्या है हमारा, ए इनवर्स है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, जैसे यहाँ मिला है, तो मेरा जो बाद वाला है वो एक्चुअल में मेरा ए इनवर्स ही है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, ए इनवर्स है। तो आप सोचेंगे अब हमें ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आपको ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि कोफैक्टर निकाल के भी हम क्या निकालते थे, ए इनवर्स निकालते थे, और ए इनवर्स हमें यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है। हमें ए इनवर्स हमें यहाँ डायरेक्ट मिल गया है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, अगर ए और बी का प्रोडक्ट आई आता है तो बी उस कंडीशन में इनवर्स ऑफ ए कहलाता है, और ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड करने लगती है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिल गया इससे, इसकी हेल्प से हमें मिल गया ए इनवर्स मिल गया। क्लियर? अब देखिए ए इनवर्स मिल गया तो बाकी प्रोसेस वही है। देखिए ए इनवर्स मिल गया आपको, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, बी वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा इनवर्स मिल गया। अब ये मैंने यहाँ बी चेंज कर दिया है, आप इस तरीके से लिखते थे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ये वो बी नहीं है, यहाँ पर मैंने सी कर दिया है पीछे। अब ये बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है तो उससे कंपेयर ना करें पुराने वाले से, तो यहाँ मैंने सी कर दिया है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, और मुझे चाहिए क्या, ए इनवर्स ही चाहिए। अब मैं इसमें लगा देता हूँ ए इनवर्स ये, और सी वाला मैट्रिक्स मैंने वो मान लिया जो कांस्टेंट टर्म से आएगा निकल के, D1 D2 D3 से। क्लियर? तो सबसे पहले अब हमें क्या है, यहाँ ये भी चेक कर देते हैं कि इन्वर्स जब आ ही गया है तो ये नॉन सिंगुलर तो रहा होगा, इस स्टेप के निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने फिर भी निकाल दिया है। तो ये देखिए इसे बताने के ये नॉन सिंगुलर ही है। क्या है ये, नॉन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वर्स निकल आया है। ठीक है, तो ये भी मैंने निकाल दिया है। आपको बस यहाँ से देखें ये डायरेक्ट यहाँ लगाना है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, x हो गया मेरा एक्स वाई जेड वेरिएबल, इन्वर्स मेरा जो है ऊपर आ गया है, ये मेरा इन्वर्स है, इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ, और यहाँ पर हमने c ले लिया। c है कांस्टेंट टर्म से बना हुआ है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए। इनको प्रोडक्ट किया मैंने, और मेरे पास प्रोडक्ट होने के बाद हमारे पास ये आया x0/5z3, तो x की वैल्यू 0 5 3। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसको देख सकते हैं, और ये किसी सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। क्लियर? इसको कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, क्योंकि पुराने वीडियो में आपको कैलकुलेशन करना सिखाया गया है, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप खुद करके देखिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे बताइए। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो लैंग्वेज बेस्ड लिया है, एनसीईआरटी का ही है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन 16 है, साइज़ 4.6 का, एनसीईआरटी का है। तो लैंग्वेज बेस्ड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में आ जाते हैं जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था। तो लैंग्वेज फॉर्म का ये क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees.
द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। ये लिख के आएगा कि पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। पर kg का मतलब 1 kg का, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें दी हुई हैं, ओनियन, वीट और राइस, तो 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। एक शॉप पर गए हमने, वहाँ से लिया हमने 4 kg ओनियन, 3 kg वीट और राइस 2 kg राइस, तो हमने उसको 60 रुपीज़ दे दिए। ऐसी दूसरी शॉप पे गए तो वहाँ पर ये क्वांटिटी ली है और चीज़ें वही हैं, तो वहाँ 90 रुपीज़ गए। तीसरी शॉप पे गए तो उसने क्या करा, उससे लिया 6 kg, 2 kg और 3 kg, तो उसने 70 रुपीज़ लिए, ठीक है। हम 3 अलग अलग शॉप से हम ये चीज़ खरीद के लाए, हमने इतने इतने रुपए दिए। तो बताइए कि पर kg कॉस्ट क्या थी। तो हम इसको मैट्रिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं कि पर kg कॉस्ट इन आइटम्स की क्या रही है। तो हमने लेट कॉस्ट ऑफ द पर kg ओनियन, पर kg मतलब 1 kg ओनियन की कॉस्ट x रुपीज़ मान लिया, वीट की कॉस्ट 1 kg वीट की कॉस्ट y मान लिया और राइस को हमने z मान लिया। क्लियर, ये तीनों हमने मान लिए। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताए जा सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करिए, पेशेंस के साथ आप करेंगे तो आपको समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर वही चीज़ें। अब हमें पहले इससे इक्वेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। हम इक्वेशन को क्रिएट करेंगे, तो इक्वेशन को क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर, जैसे ओनियन और ये था, देखिए मैं इसको आपको इससे थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके ऊपर x लिख लीजिए, इसके ऊपर y लिख लीजिए, इसके ऊपर z लिख लीजिए शॉर्ट में, तो 4x 3y और 2z पहली इक्वेशन बन गई। फिर इसके ऊपर x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, z लिख लीजिए, दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन तो आपको हो गया 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 रुपीज़। दूसरी इक्वेशन हो गई 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 रुपीज़। थर्ड हो गई हमारे पास, ये हो गया x, ये हो गया हमारा y और ये हमारा हो गया z। ये हो गया 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच, ये हमने निकालना है। तो हम इक्वेशन कैसे बना लें, तो ये आ गया, देखिए तो मैंने बोला था 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। और ये जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, अब ये वही फॉर्म आ गई। इसके आगे का वर्क वही है जो मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट मैप्स में बताया है। फिर हम क्या लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a हमारा क्या है, इनसे जो बनेगा 4 2 6 4 2 6, 3 4 2 3 4 2, 2 6 3 2 6 3, और x हमारा वेरिएबल बनेगा x y z, और b हमारा क्या बनेगा 60 90 70 60 90 70। क्लियर, अब हम फिर चेक करेंगे वही चीज़, क्या इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही है। अगर जीरो आ गई तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, फिर तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, ये जीरो के इक्वल नहीं आ रही है, 50 आ रही है, 50 जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट का मतलब अब हमें एक्स और वाई और जेड की एक वैल्यू जरूर मिलेगी। तो फिर हमने कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर्स आपको निकालना पुराने वीडियोस में आ गया होगा, तो यहाँ पर खुद स्टडी खुद सेल्फ में करिए। कोफैक्टर आप खुद से निकालेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या करा, एडजॉइंट निकाला। अब ये कोफैक्टर्स आ गए, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, कुछ बुक्स में आपने देखा होगा, एडिशनल बुक्स में वो ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लेते हैं, तो आपको ये स्टेप स्किप कर देते हो। तो ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर तरीके से ऐसे ही करें कि आपने ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज दिखाया है, पर हमने ट्रांसपोज कर दिया और हमें क्या हुआ, एडजॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। हमने इस फार्मूले में लगा दिया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी
तो ये हमने एडजॉइंट यहाँ लगा दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा ये निकल आया। हमारी डिटरमाइंड वैल्यू क्या आ गई है, आपको मालूम है 50 आ गई है, ठीक है, 50 आ गई है डिटरमाइंड वैल्यू। अब हमने यहाँ लगा दिया, तो देख लीजिए एक्स वाई जेड 1 अपॉन 50, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10 और ये इसी में पुट कर दिया, बी की वैल्यू ये लगा दिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ये आपको अब तक अच्छी तरीके से आ गया होगा। क्लियर? देख लीजिए, अगर आपको कहीं कुछ चीज़ छूट रहा हो, फ्रेम में ना आ पाया हो तो देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं केबल और केबल मोबाइल की हेल्प से ही मैं इसको बना रहा हूँ। कोई मेरे पास एक्स्ट्रा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देखिए, देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही चीज़ है, हमने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया है 1 अपॉन 50 और ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो है हमारा 3 इंटू 1 में आ गया, इसे डिवाइड कर दीजिए हर एक को। इसको डिवाइड करा 5 आया, इसको डिवाइड करा 8 आया, इसको डिवाइड करा अगेन 8 आया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू 8 आ गया, z इज इक्वल टू भी 8 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ पर के जी ओनियन कितना आ गया, 5 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पर के जी वीट 8 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पर के जी राइस 8 रुपीज़। ये हमारे आंसर हो गए। आप चाहें तो इनमें से किसी क्वेश्चन में पुट करके इसे सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं, और आपको ये सेटिस्फाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तीनों ही इक्वेशन में ये सेटिस्फाई करेगी तीनों इक्वेशंस को। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो आंसर्स निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इससे क्या होता है कि चेक करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, आपको समझ में भी आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। बिल्कुल ये कभी ना सोचे कि मुझे मैथ्स नहीं आ सकती, आपको मैथ्स आएगी, बस पेशेंस रखना है, आएगी। ये नहीं सोचिए कि कोई बहुत होशियार है, कोई सारे लोग अच्छे होते हैं, सबका ब्रेन बढ़िया होता है। तो बस आपको लग जाना है और प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा अलग लगा कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने इसको खुद ही सॉल्व कर दिया है। देखिए ये है क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये मैट्रिक्स दी हुई है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, और इसमें थीटा लाई कर रहा है 2 पाई से 0 के बीच में, ठीक है। तो कहते हैं इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो क्या करें, हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। तो देखिए आपको मालूम है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट वैल्यू कभी तो हम डिजिट होती तो सिंपली हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। मिनिमम 2 जीरो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके बना लेंगे तो आपके उतनी ही कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट, हर एक में डिटरमिनेंट पूछा है, तो इसको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे हम डिटरमिनेंट में। जैसे ही हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करा, ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई डिटरमिनेंट में, तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ये या ये एक ही बात है, या डेल्टा भी लिख लेते हैं कुछ लोग, तो ये एक ही चीज़ें हैं। किसी भी फॉर्म में ये आंसर ऑप्शन में दिए होंगे, या डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या करा, एक ऑपरेशन लगा दिया, R1 टेंस टू R1 प्लस R3। R1 टेंस टू, अब चेंज किस में होगा, R1 में। कौन चेंज नहीं होगा, R3 चेंज नहीं होगा। कैसे होगा, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 1 और -1 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, 1 + 1 2 हो गया। अब हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो मिल गए, तो ये प्लस ये माइनस बेसिस को अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करा है, यही डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, ये एक्सपेंड करा है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। देखिए इसको हाइड कर दीजिए, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 और +1 माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी आता है तो ये प्लस हो गया। तो ये फाइनली वैल्यू आ गई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आई। अब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, उन्होंने पहले ही बता दिया। थीटा आपका कहाँ लाई कर रहा है, ये है थीटा 2 पाई और 0 के बीच में। अब आप देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1, ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने प्रॉपर्टी सही से पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी होगी कि साइन की वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में वेरी करती है। साइन हो या कॉस हो, दोनों की वैल्यू मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम +1 होता है। ठीक है, अब इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते तो ये चीज़ हट जाती, कहाँ आ जाती है, 0 पे आ जाती है। अगर साइन -1 टू +1 वेरी करेगा तो साइन स्क्वायर 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होता, इसको नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो साइन स्क्वायर कहाँ वेरी करेगा, 0 और 1 के बीच में। अब हमें ये चीज़ बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ, सब में 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ 1 ऐड करा तो ये 1 हो गया, यहाँ 1 ऐड करा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए भाई। 2 1 जा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये पूरा वही बन गया जो हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटा के डिटरमिनेंट वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू किसकी है, इसकी। इसको हटाइए और एक डेटे लगा दीजिए। मैंने यहाँ डेटे लगा दिया। डेटे कहाँ वेरी कर रहा है, 2 और 4 के बीच में वेरी कर रहा है डेटे। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 4। दिस इज द क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल साइन भी है, इसमें क्या है, इक्वल साइन भी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बिलोंग कर रही है 2 और 4 के बीच में, किसमें, क्लोज इंटरवल में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसमें ही ये चीज़ आ रही है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज बिलोंग्स टू 2, 4 विद क्लोज इंटरवल। दिस इज द क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज का मतलब है ये भी इंक्लूड है। ये इंक्लूड कब होते हैं, जब इक्वल साइन भी लगा होता है। तो यहाँ इक्वल साइन भी लगा है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, कहीं कुछ रह गया हो तो ये इस तरीके से आप हर चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। मुझे लगता है कि सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने पेशेंस के साथ देखा होगा तो आप समझने की कोशिश करिए और इसको सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक भी करिए। और कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी वगैरह हैं, और जिसमें क्वेश्चन छूट गए हैं वो विद एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए। मिसलेनियस को इसको सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मिसलेनियस, उसको बढ़िया तरीके से करिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो वो क्वेश्चंस को आगे हम किसी वीडियो में कंसीडर करेंगे, उसका सलूशन बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये इसकी स्टडी बढ़िया कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के उसमें क्वेश्चंस रखे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाएंगे। क्विकली उनको सॉल्व करना है, लेकिन वो क्विकली सॉल्व तभी हो सकते हैं जब आपने इसकी स्टडी की हो। कुछ आपके जो फार्मूलेट हैं इससे रिलेटेड जो भी बीच बीच में बताए गए हैं, कुछ और बताए जाएंगे, जिससे कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप कर सकें। तो स्टूडेंट इसके डीपली स्टडी करिए, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके कोई और क्वेरी हो तो वो भी भेज दीजिएगा, जिसको मैं आगे वीडियो में कंसीडर कर लूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और इसकी डीपली स्टडी करिए, और देखिए कि आपने अब तक कितनी स्टडी करिए, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप स्पीडली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।